हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो, जो कि है क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 सेवंथ क्लास का यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और यूनिट का नेम है ब्रेव हार्ट्स और चैप्टर का नेम है होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने 9 चैप्टर्स की वीडियोस जो है वो अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके 9 चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हो, 1 to 9। 10, 11 एंड 12 जो है वो आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैडम पहले ये वाला चैप्टर करा दीजिए, होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो मिलिट्री एंड आर्मी जो है उससे रिलेटेड होते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसीलिए पहले मैं आपके लिए इस चैप्टर की वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, और ये वीडियो जो है वो हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, मतलब इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज आपको मैं पार्ट 1 कराऊंगी और कल आपको जो है पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर का नाम है होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, मतलब हमारे सोल्जर्स के लिए कुछ वर्ड्स जिसमें हम उनके लिए अपनी रिस्पेक्ट को शो कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, homage means something that is said or done to show respect publicly for someone। ठीक है, जब हम किसी के लिए कुछ ऐसा बोलते हैं और उसको पब्लिकली उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं होमेज करना, होमेज पे करना। whom should every इंडियन पे होमेज टू, हर किसी को जो है इंडियन को, मतलब किस चीज की, किसको होमेज करना चाहिए। तो आपको ये आंसर देना है, और इसका आंसर जो है वो आपके चैप्टर के नेम में ही छुपा हुआ है। वी शुड पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, वी शुड पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग एनी 3 वेज इन विच वी कैन सेलिब्रेट द विक्ट्रीज एंड ऑनर द सेक्रीफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स। हमें 3 ऐसे तरीके बताने हैं जिसमें हम विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, जो भी हमारे आर्मी मैन थे उन्होंने जो भी विक्ट्रीज की हैं वॉर्स में, उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उनको जो है इसके अलावा दूसरा हमें ये बताना, जब हम उनके सेक्रीफाइसेस को ऑनर करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसके एक एग्जांपल आपके लिए दिया हुआ है, ऑनरिंग देयर सेक्रीफाइसेस, दैट मीन्स इसके लिए हम कर सकते हैं विजिटिंग अ वॉर मेमोरियल, क्योंकि जब भी हम वॉर मेमोरियल में जाते हैं तो वहां हम जब उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर कैंडल जलाते हैं लोग, है ना, तो इस हिसाब से मतलब वो क्या होता है, वो उनके सेक्रीफाइसेस के लिए जो है एक ऑनर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसी इसी कैटेगरी में जैसे हम उनके जो हैं स्टैचूज बनवा सकते हैं, है ना। उसके अलावा जो है नेमिंग रोड्स एंड पार्क्स एंड ऑल दैट, जैसे रोड्स के या चौक के, है ना, पार्क वगैरह के उनके नाम दे सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, साइलेंस लोग जो है वो कराते हैं, है ना, साइलेंस प्रैक्टिस जो होती है, जैसे 2 मिनट का साइलेंस करवाया जाता है कि आज जो है ये वाला डे है, तो हम उनको याद करने के लिए उनके सेक्रीफाइस को 2 मिनट का साइलेंस करेंगे, है ना। तो ये चीज होती है। ऐसी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। और विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, हम सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेडल्स एंड अवार्ड्स जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, मेडल्स एंड अवार्ड्स जो है वो किसी को और वो कर सकते हैं ना, कन्फर कर सकते हैं किसी को मेडल जो है वो देकर उसकी विक्ट्री को याद कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, परेड एंड सेरेमनीज करवा के भी हम उसको कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई सेरेमनीज जो है वो ऑर्गेनाइज करवा के जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं विक्ट्रीज को। ठीक है, इसमें आप और भी एक्टिविटीज जो है वो बता सकते हो अपनी मर्जी से। उसके बाद हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट अस रीड, टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स। दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर 2 लेटर हैं। पहले सौम्या ने लिखा है आनंद को, उसके बाद आनंद ने उसका रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पर हम मतलब डबल सीखेंगे। एक तो हम ये सीख रहे हैं कि लेटर लिखा कैसे जाता है, और ये इनफॉर्मल लेटर है क्योंकि 2 फ्रेंड्स के बीच में लिखा गया है। इसके अलावा जो है हम ब्रेव सोल्जर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो 2 फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स।
One of them shares her experience of visiting the National War Memorial that has left a deep impact on her. मतलब एक जो फ्रेंड है उसने क्या किया है, वो नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर आई है, तो जाकर आया या आए है, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जिसको मतलब उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट हुआ है. दे एक्सचेंज लेटर्स एंड शेयर देयर फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द फ्रीडम दे इंजॉय बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री. मतलब दोनों ही जो है अपनी थैंकफुलनेस की जो फीलिंग्स है वो शेयर कर रहे हैं लेटर्स में. किसके लिए? उन ब्रेव हार्ट्स मतलब उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और हमें फ्रीडम एंजॉय करवाने के लिए. द मेमोरियल सिंबलाइजेस द पैट्रियोटिज्म ऑफ इंडियन सोल्जर्स. ये जो मेमोरियल है वो एक सिंबल है इंडियन सोल्जर्स की अपने देश के लिए जो भक्ति का मतलब देशभक्ति का. एंड विच इज दिस मेमोरियल, कैन यू गेस? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पता है ये कौन से मेमोरियल की बात कर रहा है? सो दिस इज टॉकिंग अबाउट नेशनल वॉर मेमोरियल दैट इज इन न्यू दिल्ली. ठीक है, दिल्ली में है. अगर आपको याद हो, हमने जो लास्ट ईयर क्लास 6 में जहां पे हमारी बुक एंड हुई थी, लास्ट जो टॉपिक था दैट वाज आल्सो अ पोएम रिलेटेड टू सेम सेम टॉपिक है ना, नेशनल वॉर मेमोरियल से रिलेटेड पोएम थी. उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन उस पोएम के अंदर जो है नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बताया गया था. तो अभी उसी से रिलेटेड समझ लो ये चैप्टर है. और यहाँ पर आपको एक और बढ़िया बात बताती हूँ कि जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे क्लास 8 में, तब भी आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड एक चैप्टर मिलेगा दैट इज टेल ऑफ वेलर मेजर सोमनाथ शर्मा. वहां पर हम मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, डोंट वरी, आपको जो चैप्टर है वो मैं आराम से करवा दूंगी. क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटर नंबर 1. हाउस नंबर जयनगर बेंगलुरु 14 अप्रैल. देन डियर आनंदा, ये जो है उसके एड्रेस है, सेंडर का एड्रेस है जिसने लेटर लिखा है. देन डेट लिखी हुई है और फिर ये आनंद को लेटर लिखा है. सो डियर आनंद, होप यू आर डूइंग वेल. ठीक है, तो यहाँ से लेटर हमारा स्टार्ट हो जाता है. अभी हम जो है आर्मी लाइफ के बारे में काफी जो है पढ़ेंगे बहुत डेप्थ में, सोल्जर्स के बारे में. सो हमारा जो लेटर है वो स्टार्ट होता है. डू यू रिमेंबर आवर लास्ट कन्वर्सेशन अबाउट वॉर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस? क्या तुम्हें याद है कि हमारा जो लास्ट लेटर मतलब हमारी जो लास्ट बातचीत हुई थी वो हुई थी वॉर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीस के बारे में. वी टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया हैड टू स्ट्रगल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर मैनी सेंचुरीज. हमने इस चीज के बारे में बात की थी कैसे इंडिया ने काफी सेंचुरीज मतलब 100 ऑफ ईयर्स तक स्ट्रगल किया था ब्रिटिश से आजाद होने के लिए. पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद भी आवर कंट्री हैज हैड टू फाइट सेवरल वॉर्स. हमारी कंट्री को बहुत सारे वॉर्स फाइट करने पड़े टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर, इसके बॉर्डर की रक्षा के लिए. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सेफ गार्डिंग द नेशनल बॉर्डर मतलब बॉर्डर्स पे जो है इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखने के लिए. एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए. दिस मेड मी वंडर, मेरे को बड़ी हैरानी होती है ये सोचकर कि हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल, कि ये इतने जो ब्रेव इंडियन पीपल थे, लोग थे, ये आखिर थे कौन? दे फोर्ट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, उन्होंने हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट की. एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और अपनी जिंदगी अपनी लाइव्स का बलिदान दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया. दैट वी कुड लीड आवर लाइव्स इन पीस, ताकि हम लोग जो है वो शांति के साथ जी सके. अब देखो हम यहाँ पे घर में बैठे हैं, है ना, आराम से बैठ के हम अपना जो है काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं ना. वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि बॉर्डर पे कहीं ना कहीं जो सैनिक हैं वो हमारी रक्षा कर रहे हैं. वट वर देयर नेम्स, उनके नेम क्या थे? वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए? डज एनीवन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम, क्या किसी को उनके बारे में कुछ याद भी है? तो मतलब वो यहाँ से अभी शुरुआत कर रहा है कि एक्चुअली टॉपिक क्या है और हम किस चीज के बारे में बात करेंगे. हम बात करेंगे ब्रेव सोल्जर्स के बारे में. अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मतलब सौम्या है, ये सौम्या शेयर कर रही है. लास्ट वीक आई गॉट द आंसर्स, ये मतलब ये सारे उसके दिमाग में क्वेश्चन थे कि वो लोग कौन है जो ऐसे फाइट करते हैं, हमें पीस में रहने देते हैं, है ना, हमारे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं. वो कहाँ से आते हैं, उनका नेम क्या है, कोई नेम है जो हमें याद हो? तो कहती है लास्ट वीक आई गॉट द आंसर्स टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल. कहती है कि लास्ट वीक मेरे को
इन क्वेश्चंस में से कुछ के आंसर्स मिल गए जब हम एक एजुकेशनल ट्रिप पे गए न्यू दिल्ली, और वहां पर जो कि ट्रिप हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज की थी। यू मे रिकॉल, तुम्हें याद होगा, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप, कि मैं इस ट्रिप का काफी टाइम से वेट कर रही थी, एंड आवर विजिट टू मैनी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। और मैं वेट कर रही थी कि हमारी एक विजिट हो जहां पे हम काफी सारे हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल जो इंपॉर्टेंस वाले प्लेसेस हैं वहां पर जाकर आए। तो मतलब फाइनली हमारी ट्रिप प्लान हुई और हम कहाँ गए, न्यू दिल्ली गए। आई लर्न सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, कहती है मैंने बहुत कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखा, एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विद यू, कहती है और मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि तुम्हें मैं तुम्हारे साथ वो शेयर कर लूं। ठीक है, सो लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। कहती है कि सबसे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम गैस करो कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है, मतलब उस मॉन्यूमेंट का नाम गैस करो जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। लेट्स सी इफ यू कैन गेस, कहते देखते हैं तुम गेस कर पाओगे या नहीं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, अभी उसको कुछ हिंट दे रही है कि ये जो मॉन्यूमेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018, कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुई थी एंड वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2019, फरवरी 2019 में कंप्लीट हुआ था। इट वाज एनविजन्ड एंड देन इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2019, कि ये जो है मतलब विजुलाइज किया गया, इसको मतलब समझा गया कैसे क्या बनना है, मतलब इसको एक आइडिया लगाया गया, एंड देन इसका जो इनॉग्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ फरवरी 2019 में। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड साइज, अगर इसकी लोकेशन एंड साइज की बात करते हैं, सो इट इज स्प्रेड ओवर 40 एकर्स ऑफ लैंड, ये लगभग 40 एकड़ से ऊपर की जो है मतलब एरिया में बना हुआ है, नियर द आइकॉनिक इंडियन गेट, और ये जो है मतलब हमारा जो एक इम्पोर्टेंट सेलिब्रेटेड इंडियन गेट है जिसको सब जानते हैं, वहां पर उसके पास ही है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस, कि ये जो है हमारे ब्रेवेस्ट इंडियंस के लिए एक ट्रिब्यूट है, उनके लिए बनाया गया, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको शो करने के लिए। आई एम श्योर यू हैव गेस्ड, मतलब मुझे पता लग गया कि तुमने पक्का गेस कर लिया होगा। यस, इट इज द नेशनल वॉर मेमोरियल। ये क्या है, नेशनल वॉर मेमोरियल की बात कर रही है। वोंट यू से अ लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन वाज फुलफिल्ड, कहती तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तुम ऐसा नहीं सोचोगे कि भाई एक बहुत लंबे टाइम से मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। अब आगे वो जो है विजिट को एक्सप्लेन कर रही है। आवर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल बिगेन विद आवर टीचर एक्सप्लेनिंग दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज हैड टू फाइट मैनी वॉर्स, कहता है कि जो हमारी विजिट थी नेशनल वॉर मेमोरियल की वो कहाँ से स्टार्ट हुई। हमारे टीचर ने पहले हमें एक एक्सप्लेनेशन दी, कुछ समझाया कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, की आजादी के बाद भी इंडिया को बहुत सारे वॉर्स करने पड़े थे, लड़ने पड़े थे, टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, अपनी रक्षा के लिए, एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी एंजॉय टुडे, और उस फ्रीडम एंड सिक्योरिटी के लिए जो आज हम इंजॉय करते हैं इज बिकॉज ऑफ द मैनी ब्रेव मैन एंड वुमेन। और ये जो है इसके पीछे कारण क्या है, बहुत से ब्रेव मैन एंड वुमेन हु हैव सर्व्ड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओवर डिकेड्स, जो कि पिछले कई दशकों से, डिकेड्स होता है 10 इयर्स का ग्रुप, मतलब कई सालों से जो मैन एंड वीमेन इंडियन आर्म्ड फोर्स में, इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, उनकी वजह से ही हम जो है ये फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे हैं। सो सैडली, फिर कहती है बड़ी दुख की बात है, शी सैड, उन्होंने बताया कि वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टोल, कि वॉर के हमेशा बहुत सारे बुरे इफेक्ट होते हैं, बैड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। कितने परिवार जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, किसी के फादर की डेथ हो गई, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, कितनी सारा वैसे भी लॉस होता है, कितने सारी बिल्डिंग्स को हार्म होती है ना। इसके अलावा जो हमारे पास वेपन्स होते हैं वो कितने ज्यादा खर्चा होता है उन पे, तो हमेशा इसके बैड इफेक्ट्स ही होते हैं। एंड देयरफॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, और वॉर की वजह से ही बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स को अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ जाती है फॉर द कंट्री, देश के लिए, और करनी पड़ी इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, हमारी इंडिपेंडेंस के बावजूद भी, मतलब 1947 में हम आजाद हो गए थे, उसके बाद तो वॉर करना बनता ही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इतनी फाइट्स हुई हैं और हमने कितने ब्रेव सोल्जर्स जो हैं वो
उसमें खो दिए, मतलब कितने ब्रेव सोल्जर्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी। So this is what makes monuments like the National War Memorial extremely important. तो कहते हैं इसी वजह से जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल वॉर मेमोरियल जैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम कभी भी जो फ्रीडम की कॉस्ट है, जो फ्रीडम की हमने कीमत चुकाई हुई है, उसको हम कभी भूले ना। ठीक है, मतलब हमें हमेशा ये चीजें याद आती रहें कि कितने लोगों ने अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी है। वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर। कहती है हमें पता ही है ना, हमेशा से कि कैसे जो वॉर की वजह से कितना दुख, कितना दर्द जो है वो सहना पड़ता है। सो वी लर्न दैट ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज कॉल्ड अ टेबलेट। हमने ये भी मतलब सीखा कि जो हर वॉर मेमोरियल में जितनी भी ईंटें लगी हुई हैं, उनको ब्रिक्स नहीं, उनको टेबलेट कहा जाता है। एंड इट बियर्स द नेम्स ऑफ सोल्जर्स, और उनके ऊपर सोल्जर्स के नेम लिखे हुए हैं, हु फॉट फॉर इंडिया, जो कि इंडिया के लिए जिन्होंने फाइट की और अपनी लाइफ दे दी। एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन डिफरेंट वॉर्स, और उन्होंने मतलब त्याग कर दिया, अपनी लाइफ कुर्बान कर दी डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स में, जो कि 1947 से लेकर टिल डेट आज तक जितने भी वॉर्स हुए हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, एक तो 1962 में इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसके बाद इंडो पाक वॉर्स, पाकिस्तान के साथ जो वॉर्स हुए 1965 में, 1971 में। एंड उसके बाद मेनली आता है कारगिल वॉर इन 1999 में। So there are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched. मतलब कि 29,000 उसमें जो है ईंटें हैं, टेबलेट्स लगी हुई हैं, और उसमें लगभग 26,000 से ऊपर नाम लिखे जा चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 26,000 से ज्यादा सोल्जर्स जो है वो हमने गवा दिए हैं इन लड़ाइयों में। ठीक है, उनके वहां पर जो नाम है वो एनग्रेव्ड, मतलब ऐसे खोद खोद के, मतलब पूरी वो ऐसे करके लिखे गए हैं ईंटों के ऊपर, किसी पेन पेंसिल से नहीं लिखे। ठीक है, वो ऐसे उसके अंदर उनको मतलब गोदा गया है। ठीक है, एच। उसके बाद कहता है इट वॉज हार्टनिंग टू नो, कहता है मुझे बहुत दुख लगा ये सुनकर, टू नो दैट आवर गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज, मतलब हार्टनिंग मतलब दिल को टच कर गई ये बात कि हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज को जाना कि द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, कि जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके सेक्रीफाइसेस को जाना, पहचाना। आवर टीचर टोल्ड अस, उसके बाद कहता है मतलब, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसा वॉर मेमोरियल बनाया जाए। फिर कहता है हमारे टीचर ने हमें बताया किसके बारे में, अबाउट द 21 ब्रेव हार्ट्स, 21 जो है ब्रेव हार्ट्स के बारे में, मतलब सोल्जर्स के बारे में, जो कि परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं। ठीक है, जिनको परमवीर चक्र मिला है, हु वर अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, इंडियाज हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल। और ये जो परमवीर चक्र क्या है, इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम, पीस टाइम नहीं, वॉर टाइम जो है वीरता का मेडल है। गैलेंट्री मतलब वीरता, एक्सेप्शनल करेज स्पेशली इन बैटल, मतलब जब कभी युद्ध होता है, लड़ाई होती है, उस टाइम पे जो हिम्मत दिखाता है, करेज दिखाता है, चाहे फिर उसको मरना ही क्यों ना पड़ जाए। तो मतलब ज्यादातर ये जो परमवीर चक्र है ये मरने के बाद ही लोगों को मिला है, क्योंकि अगर कोई युद्ध के टाइम पे इतना ब्रेव होगा कि जाके सीधा दुश्मन से भिड़ जाएगा, तो 90% चांसेस यही है कि वो बंदा शायद ही बचेगा, है ना। लेकिन उसके उस स्टेप को लेने के लिए जो करेज चाहिए वो हर किसी में नहीं होता। तो जिसमें वो करेज होता है और जो वॉर टाइम में ऐसे वीरता दिखाते हैं, उनके लिए जो है परमवीर चक्र जो है वो बना है। सो हमारे 21 ऐसे ब्रेव हार्ट्स हैं जिनको ये मिला है परमवीर चक्र, फॉर देयर सर्विस टू द नेशन। और किसके लिए मिला है, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की। शी ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्र। इसके अलावा जो है हमारे पास 3 चक्र और हैं। एक तो ये महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र, सॉरी 4 हैं, फिर वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। ठीक है, मतलब उन्होंने हमें इन इन अवार्ड्स, ये सभी अवार्ड्स हैं। चक्र मतलब ये जो है वीर चक्र, शौर्य चक्र, है ना, ये सभी अवार्ड्स हैं जो कि अलग अलग टाइप की जो मतलब सर्विस होती है या फाइट होती है या हम करेज दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, थोड़े छोटे लेवल पे, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे करके सबसे जो बड़ा है वो है परमवीर चक्र।
अब उसके बाद कहता है सबसे पहला जो परमवीर चक्र है वो किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को, जिनके बारे में हम क्लास 8th में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भूलना मत। सो मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज पॉस्टमसली अवॉर्डेड, पॉस्टमसली मतलब होता है आफ्टर डेथ, मतलब जब उनकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उनको जो है ये अवार्ड मिला था। मैंने आपको बताया ना कि इस अवार्ड को लेने के लिए मरना पड़ता है भाई, और ऐसे ही नहीं मरना पड़ता, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, करेज दिखाना है, देश के लिए कुछ करना है, तब मिलता है ये, नहीं तो इसको लेना आसान नहीं है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मरने के बाद अवॉर्डेड इंडियाज फर्स्ट पीवीसी, उनको पहला परमवीर चक्र मिला था, और उनकी जो डेथ है वो किस में हुई थी, इन द बैटल ऑफ बडगाम। बडगाम जो है वो श्रीनगर में है इन 1947, और जस्ट इंडिपेंडेंस के थोड़े टाइम के बाद की ही बात है ये, आई थिंक शायद नवंबर 1947 की बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने जो करेज शो किया था उसके लिए उनको पीवीसी मिला था, परमवीर चक्र। उसके बाद लेटर some more PVCs were awarded for exceptional gallantry during the India-China conflict of 1962। उसके बाद जो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें जिन वीर सैनिकों ने वीरता दिखाई उनको कुछ पीवीसी मतलब परमवीर चक्र मिले। देन इंडियन पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, और उसके बाद क्या है, बिसाइड्स इसके अलावा अ पीवीसी परमवीर चक्र वाज आल्सो अवॉर्डेड फॉर सर्विस ड्यूरिंग द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन इन कॉन्गो। कॉन्गो में एक यूएन का जो है पीस कीपिंग ऑपरेशन, शांति रखने वाला जो ऑपरेशन जो हुआ था, उसके लिए भी एक पीवीसी जो है वो मिला था। इसके अलावा जो है लास्ट जो परमवीर चक्र है वो विक्रम बत्रा को मिला था कारगिल उसके वॉर में। ठीक है, सो इन द 1971 वॉर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी थोड़ा सा हमें डिटेल में बता रहा है परमवीर चक्र के बारे में कि 1971 में जो वॉर हुआ था, सम ऑफ द हीरोज हु वर अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्टमसली, मतलब देखो डेथ के बाद, इंक्लूड उसके अंदर किन किन के नाम आते हैं, लांस नायक अल्बर्ट इक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल एंड मेजर होशियार सिंह। ठीक है, ये मतलब कुछ नाम इन्होंने बताए हैं कि इनके नाम भी आते हैं, और इन्होंने 1971 के वॉर में जो है ब्रेवरी दिखाई थी, तो इनको ये अवार्ड मिला। उसके बाद आता है सम नेवी पर्सोनल, जो नेवी में है, इंक्लूडिंग कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला वर ऑल्सो अवॉर्डेड एमवीसी। एमवीसी का मतलब है महावीर चक्र, फॉर देयर एग्जाम्पलरी करेज एंड लीडरशिप। मतलब ये जो नेवी में है कोई कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, उनको एमवीसी मिला था, महावीर चक्र। ठीक है, उसके बाद आता है देन द टीचर शेयर्ड विद अस द साइटेशन। साइटेशन क्या होता है, मेरिटोरियस परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब साइटेशन में हम ड्यूटी की डिटेल्स देखते हैं। जैसे जब हमारे स्कूल में कोई टीचर भी रिटायर होता है तो उसको भी साइटेशन मिलता है, उस साइटेशन में उनकी पूरी जर्नी लिखी होती है, ब्रीफ करके, शॉर्ट करके, कि उन्होंने कब केवी का या एनवीएस या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको कब ज्वाइन किया, कितने साल की सर्विस की, कौन से उन्होंने कोई अच्छे काम किए, है ना, कैसे कोई बुक लिखी या कुछ भी ऐसा, मतलब उनकी सारी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो बताई जाती हैं साइटेशन में। फिर कहता है टीचर ने हमारे साथ साइटेशन शेयर किया ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डी, जिनको परमवीर चक्र अवार्ड मिला था लैंस नायक अल्बर्ट इक्का के बारे में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो परमवीर चक्र, ये जो है मेडल, ये ऐसा मेडल बना हुआ है, मतलब इसके ऊपर देखो ये चार ऐसे त्रिशूल से बने हुए हैं, बीच में जो है वो अशोक का स्तंभ है। ठीक है, तो ये इनको मिला था परमवीर चक्र लांस नायक अल्बर्ट इक्का को। तो इनके बारे में बताया, इट टच्ड माई हार्ट एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी, कहता है मेरे मतलब दिल को छू गई उनकी बातें, और इससे मैं काफी मोटिवेट भी हुआ। वी वर ई स्ट्रक एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी, मतलब हम अमेजमेंट था एकदम हमारे लिए, हम हैरान हो गए थे उनके बारे में सुन के। आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम व्हेन आई ज्वाइन द आर्मी, कहता है मेरे को इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली कि मैंने भी डिसाइड किया कि भाई जब मैं भी आर्मी अगर ज्वाइन करूंगा मैं भी ऐसे ही करेज दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ये उनका साइटेशन है। ठीक है, अब इस साइटेशन में देखना कितना इंटरेस्टिंग जो इंसिडेंट है वो मेंशन किया हुआ है। सो लांस नायक अल्बर्ट इक्का 14 गार्ड्स, ये 14 गार्ड्स जो है मतलब एक बटालियन का नाम है जो कि उनको भेजा गया था ज्वाइन करने के लिए उसमें, तो उसमें ही जो है लास्ट फाइट उनकी रही, तो इसके बारे में बताया गया। So Lance Naik Albert Ikka was in the left forward company of a battalion of the Brigade of Guards during their attack on the enemy defense at Ganga Sagar on the eastern front।
मतलब जो लांस नायक अल्बर्ट एक्का थे वो एक कंपनी उन्होंने ज्वाइन की। कंपनी मतलब कोई ऐसे नहीं कोई आईटी कंपनी या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी, मतलब कि एक सोल्जर्स का ग्रुप, ठीक है, उसमें उनकी ड्यूटी लगी। और ऑफ अ बटालियन ऑफ द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स बटालियन में उनको एक कंपनी में जो है डिप्यूट कर दिया गया। ये 14 गार्ड्स लिखा हुआ ना, ये नाम है उसका। उसके बाद कहता है कि जब उनको अटैक करना था एनिमी डिफेंस पे, मतलब एनिमी कहीं छुप के बैठा था डिफेंस में। गंगा सागर कहाँ है? ये गुजरात में है, ठीक है। ईस्टर्न फ्रंट लिख रहा है ना, ईस्ट की तरफ जो है हमारी बॉर्डर है, उधर गुजरात में। तो गुजरात में गंगा सागर में उनको वहां पे अटैक करना था। दिस वॉज अ वेल फोर्टिफाइड पोजिशन। ये जो पोजीशन थी, जो जहां पे एनिमी बैठा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। वेल फोर्टिफाइड का मतलब है कि बहुत ही सेफ, जहां पर ऊंची ऊंची दीवारें, ऐसे मजबूत बाउंड्रीज, ये सब था। मतलब उसको हर्ट करना, उसको मारना एनिमी को बहुत मुश्किल था। पोजीशन हेल्ड इन स्ट्रेंथ बाय द एनिमी, मतलब एनिमी की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। द असॉल्टिंग ट्रूप्स वर सब्जेक्टेड टू, जो असॉल्टिंग मतलब होता है अटैक करने वाले, जो हमारा ग्रुप था इंडियन आर्मी का, जो ग्रुप ट्रूप जो था, ट्रूप भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। द अटैकिंग ट्रूप जो था उसका श्योर था कि मतलब अगर वो जाएंगे अटैक करने के लिए तो उनके ऊपर बहुत सारी शेलिंग, शेलिंग मतलब बॉम्ब गिराए जाएंगे, एंड हैवी स्मॉल आर्म्स फायर, और जो छोटी जो फायरिंग होती है छोटे वेपन से, गन्स वगैरह से, वो भी काफी ज्यादा होगी। मतलब उनका ये पता था, जब उन्होंने प्लान बना रहे थे तो उनको ये चीज वो मान के चल रहे थे कि अगर हम उनके ऊपर अटैक करेंगे तो सामने से हमारे ऊपर बहुत बॉम्ब गिराए जा सकते हैं, क्योंकि एनिमी तो सेफ पोजीशन पे बैठा है ना, और हमारे ऊपर काफी सारी फायरिंग होएगी। बट दे चार्ज ऑन टू बी बट दे चार्ज ऑन टू द ऑब्जेक्टिव एंड वर लॉक्ड इन बिटर हैंड टू हैंड कॉम्बैट। लेकिन वो जैसे तैसे अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंच के, मतलब वहां पर जाकर क्या हुआ? हैंड टू हैंड फाइट हुई। मतलब बिल्कुल दुश्मन आमने सामने हो गया था हमारे, और बिल्कुल हैंड टू हैंड फाइट हो रही है। उस टाइम पे क्या किया लांस नायक अल्बर्ट एक्का? नोटिस, उन्होंने देखा कि एक एनिमी लाइट मशीन गन, कि एक जो दुश्मन की तरफ से एक लाइट मशीन गन थी, इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज ऑन इस कंपनी। उसमें मतलब काफी फायरिंग हो रही थी और हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे, मतलब लगातार सैनिक मर रहे थे। सो विद कंप्लीट डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, तो जो एल्बर्ट एक्का थे उन्होंने अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान ना रखते हुए उन्होंने क्या किया? वो सीधा आगे बढ़े। ही चार्ज द एनिमी बंकर, और सीधा जाके एनिमी बंकर की तरफ घुस गए उसमें जाके। एंड बायनेटेड टू एनिमी सोल्जर्स। बायनेटेड होता है जैसे ये जो मान लो आपकी राइफल होती है ना, राइफल होती है, उसके आगे एक चक्कू लगा होता है, नाइफ लगा होता है, मतलब उसके साथ ऐसे वो फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ। आगे अगर गोलियां चल रही हैं तो ठीक है, बाय चांस अगर गोली खत्म हो गई तो उसके आगे जो एक नाइफ लगा होता है उसका यूज किया जा सकता है दुश्मन को मारने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको बहुत करेज चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? वो एनिमी बंकर में गए और वहां पे उन्होंने वही अपनी राइफल के जो नाइफ था उससे दो एनिमी सोल्जर्स को मार दिया, एंड साइलेंस द लाइट मशीन गन। और उससे क्या हुआ? जो लाइट मशीन गन थी वो बंद हो गई, मतलब उधर की तरफ से गोलाबारी जो भी गोलियां चल रही थी वो बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ? दो सीरियसली वोंडेड इन दिस एनकाउंटर, इस एनकाउंटर में वो काफी घायल हुए, बट ही कंटिन्यूड टू फाइट अलोंगसाइड हिज कॉमरेड्स थ्रू द माइल डीप ऑब्जेक्टिव, क्लियरिंग बंकर आफ्टर बंकर विद अनडॉन्टेड कॉरेज। लेकिन देखो वो घबराए नहीं, लड़ाई करते गए और बंकर के बाद बंकर, एक के बाद एक खाली करते गए, मतलब दुश्मन को हटाते गए, और बहुत करेज उन्होंने वहां पर दिखाया। टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जब उनका जो टारगेट था उसका जो नॉर्दर्न एंड था, वन एनिमी मीडियम मशीन गन, पहले लाइट थी अब मीडियम मशीन गन जो है वो आ गई, ओपनड अप फ्रॉम द सेकंड स्टोरी ऑफ अ वेल फोर्टिफाइड बिल्डिंग। आप देखो बिल्डिंग के ऊपर से सेकंड स्टोरी, मतलब दूसरी मंजिल से, और इतनी स्ट्रांग बिल्डिंग है, वहां से अब फायरिंग हो रही है। इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज, फिर से हमारे सैनिक मर रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी फायरिंग हो रही है उनके ऊपर, वो मरते जा रहे हैं। एंड होल्डिंग अप द अटैक, और अब उनकी तरफ से स्ट्रांग हो गया, वो अटैक पे अटैक कर रहे हैं। सो वंस अगेन, फिर से एक बार क्या किया उन्होंने, एल्बर्ट एक्का ने, दिस गैलेंट सोल्जर, मतलब ये जो वीर सिपाही था,
विदाउट वरिंग अबाउट हिज पर्सनल सेफ्टी, अपने बारे में बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए। कोई और होता तो बोल देता है यार मेरे को तो चोट लगी, अब नहीं मैं जाऊंगा, मैंने एक बार बहुत अच्छा कर लिया, अब नहीं। लेकिन फिर उन्होंने परवाह नहीं की और वो फिर से गए डिस्पाइट इज सीरियस इंजरी, हालांकि वो काफी घायल भी थे, एंड हैवी वॉल्यूम ऑफ एनिमी फायर, और सामने से इतनी तेज गोलियां चल रही हैं, हैवी फायरिंग हो रही है। ही क्रॉल्ड फॉरवर्ड टिल ही रीच द बिल्डिंग, वो धीरे धीरे रेंगते हुए मतलब आगे की तरफ बढ़े और वहां पे बिल्डिंग के पास पहुंचे, एंड लॉब्ड अ ग्रेनेड थ्रू द लूप होल ऑफ द बंकर, और एक वहां पे जाके उन्होंने ग्रेनेड जो बॉम्ब है वो गिराया, किलिंग वन एनिमी, उससे क्या हुआ एक दुश्मन मर गया, एंड इंजरिंग द अदर, दूसरा घायल हो गया। द मीडियम मशीन गन हाउएवर कंटिन्यू टू फायर, लेकिन अभी भी वो मशीन गन से फायर हो रहा है, फायर चल रहा था, विद आउटस्टैंडिंग करेज एंड ग्रिम डिटर्मिनेशन, मतलब फिर उनका करेज और डिटर्मिनेशन दिखाते हुए उन्होंने क्या किया, ही स्केल्ड अ साइड वॉल, मतलब एक साइड वॉल पे चढ़े, स्केल्ड होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, एक साइड वॉल पे चढ़े, एंड एंटरिंग द बंकर, बंकर में गए, बॉयनेटेड द एनिमी, फिर से अपनी जो राइफल का जो चाकू था, नाइफ था, उससे एनिमी को मार दिया। हु वॉज स्टिल फायरिंग, अभी भी वो फायरिंग किए जा रहा था, लेकिन उसको उन्होंने मार दिया। दस साइलेंट द मशीन गन, और इससे जो मशीन गन है वो साइलेंट हो गई, सेविंग फर्दर कैजुअलिटीज टू हिज कंपनी, और इससे काफी जो सोल्जर्स थे वो मरने से बच गए, एंड इंश्योर द सक्सेस ऑफ द अटैक, और उनका जो अटैक था वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि हमने अब अपना टारगेट जीत लिया था। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, हाउएवर ही रिसीव्ड सीरियस इंजरीज एंड स्कम टू देम आफ्टर द कैप्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये जो वर्ड आ रहा है ना स्कम टू देम, मतलब इसका मीनिंग है स्कम टू द इंजरीज, इसका मतलब होता है कि इंजरीज के बाद रिकवर ना कर पाना और इंसान की डेथ हो जाना। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पे कहने का कि इस प्रोसेस में उन्हें काफी सारी चोट लगी, इंजरीज हुई, और वो उन इंजरीज से रिकवर नहीं हो पाए, उनकी डेथ हो गई आफ्टर द कैप्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, लेकिन उन्होंने टारगेट अपना जीत लिया था, मतलब युद्ध हम जीत गए थे, लड़ाई जीत गए थे। इन दिस एक्शन लांस नाइक एल्बर्ट इक्का displayed the most conspicuous valor, determination and made the supreme sacrifice in the best traditions of the army। तो इस सारे एपिसोड में मतलब ये जो हमने पढ़ा, इसमें हमें उनकी वीरता, उनका डिटर्मिनेशन और उनका जो इतना बड़ा त्याग वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ही थोड़ी उनको परमवीर चक्र अवार्ड मिला, इन इस चीजों की वजह से उनको उनको जो है परमवीर चक्र मिला, और वो भी मरने के बाद मिला। अब कई बच्चे मेरे पास बात बोलते हैं मैडम मरने के बाद क्या फायदा, अरे मरने के बाद क्या फायदा, उस इंसान को फायदा नहीं, बट आप ये देखो कि इतना बड़ा अवार्ड है कि उसको लेने के लिए इंसान को मरना पड़ता है, और उसको फिर हासिल करना हर किसी के बात बस की बात नहीं है। कुछ तो वैसे ही छोड़ देंगे, छोड़ो यार मरना है, मरने का क्या फायदा, है ना। तो यही होता है करेज, यही होती है गैलेंट्री, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल में वीरता और साहस। अब उसके बाद फिर से लेटर कंटिन्यू कर रहा है, एज वी कंटिन्यूड आवर विजिट अराउंड द नेशनल वॉर मेमोरियल, उसके बाद कहता है जैसे हमारी विजिट आगे बढ़ती गई, हम कंटिन्यू करते गए, वी केम अक्रॉस अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन कॉल्ड अमर जवान ज्योति। उसके बाद कहता है हमने नेक्स्ट जो चीज देखी वहां पर, मतलब उसी वॉर मेमोरियल में, वो क्या था, उसको कहते हैं अमर जवान ज्योति, दैट कमेमोरेट्स आवर सोल्जर्स, जो कि हमारे सोल्जर्स को याद में, मतलब सोल्जर्स की याद में जलाई गई है वहां पर, रिमेंबर सॉरी ऑफिशियली एंड शो रिस्पेक्ट, जो कि ऑफिशियली वहां पे जो है लाइट की गई है और वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए। द नेम, अब देखो नेम से ही पता चल रहा है कि अमर जवान ज्योति, ठीक है। द नेम एज यू मे हैव गेस्ड represents an immortal flame that is kept ablaze all through the day and night to rever the sacrifices of our soldiers। तो कहता है ये जो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एक इमोर्टल फ्लेम है, अमर मतलब जो कभी मरता नहीं है, तो ये फ्लेम कभी बुझती नहीं है, ये हमेशा दिन रात जलती रहती है, और ये हमारे जो सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस हैं, मतलब जो हमारे सैनिकों का जो त्याग है उसकी याद दिलवाती है। अर्लियर द अमर जवान ज्योति विच ऑल्सो डिस्प्लेड अ राइफल एंड अ हेलमेट, इससे पहले जो अमर जवान ज्योति नाम था, जो चीज मतलब जो थी जिसमें एक राइफल और एक हेलमेट बना हुआ था, वॉज अलाइटेड अंडर द आर्क ऑफ इंडियन गेट इन जनवरी 1972,
वो 1972 में जलाई गई थी इंडिया गेट के आर्क के नीचे। सो ये भी जो था वो इंडियन विक्ट्री के जो है कमेमोरेट करता था इन इंडियन पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। उसके बाद क्या हुआ, द नेशनल वॉर मेमोरियल नाउ इंक्लूड्स अमर जवान ज्योति इन द obelisk विच इज सराउंडेड बाय 4 चक्रास। मतलब अभी ये जो अमर जवान ज्योति है ये कहां पर है, ये इस पिलर के नीचे है, टेपरिंग स्टोन पिलर। ऑब्लिस्क का मतलब है ये जो एक बड़ा सा पिलर है ना, ये यहाँ पर जो है आप फोटो में देख रहे हो, ये अमर जवान ज्योति है, नीचे लिखा भी हुआ है अमर जवान। तो ये क्या है, मतलब अभी इसके इसके चारों ओर 4 चक्र हैं, ठीक है, ऐसे 1 2 3 और ऐसे 4 चक्र हैं कंसेंट्रिक, मतलब कॉमन सेंटर वाले। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन, जब इनॉग्रेशन हुआ था, द प्राइम मिनिस्टर लिट अ न्यू फ्लेम, तो उन्होंने एक नई फ्लेम जो है वो जलाई थी टू कमेमोरेट द फॉलन हीरोज, उन हीरोज की याद में जो मतलब जो भी इस दुनिया में नहीं है। लेटर उसके बाद क्या हुआ, द ओल्ड फ्लेम एट इंडिया गेट वॉज ऑल्सो मर्ज विद द न्यू फ्लेम एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। जो पुरानी फ्लेम थी इंडिया गेट के पास, उसको और जो नई फ्लेम थी नेशनल वॉर मेमोरियल, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। हियर इज अ पिक्चर ऑफ द न्यू अमर जवान ज्योति इफ यू हैव नॉट सीन इट। तो मतलब वो कहता है तुमने अगर अभी तक नहीं देखा, ये देखो पीछे इंडिया गेट है ना, फिर इंडिया गेट के नीचे जो ज्योति थी और फिर ये जो पिलर में है, ये दोनों को मर्ज कर दिया। उसके बाद कहते हैं, ये मैंने पिक्चर भी लगाई है साथ में, सो यू कैन सी द ऑब्लिस्क सराउंडेड बाय रीथ्स दैट हैव बीन प्लेस्ड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। कहता है तुम देख सकते हो कि ये जो ऑब्लिस्क है ना, इसके चारों ओर रीथ्स क्या होते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स यूज्ड एज अ रिस्पेक्ट एंड रिमेम्बरेंस फॉर अ पर्सन हु हैज डाइड। वो जो वो मतलब ऐसे चक्कर सा नहीं बना होता, टायर सा, जो जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो लोग उसके ऊपर चढ़ाने के लिए, मतलब डेड बॉडी के ऊपर चढ़ाने के लिए ऐसे वो फूलों का बना हुआ टायर सा लाते हैं, उसको ये रीथ्स बोलते हैं, दैट इज बैंड। ठीक है, एक सर्कुलर बैंड होता है। तो कहते हैं कि आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्लिस्क है, इसके आसपास जो है रीथ्स रखे होते हैं जो कि रिस्पेक्ट शो करते हैं। द लाइटिंग डिजाइन, और ये जो इसका जो लाइटिंग का डिजाइन है ना, इज प्लान्ड इन सच अ वे, वो ऐसे प्लान किया गया है दैट इट ट्रांसफॉर्म द मॉन्यूमेंट्स लैंडस्केप। ये जो मॉन्यूमेंट का लैंडस्केप है वो उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है, ऐसे चेंज करता है जैसे सनलाइट चेंजेस फ्रॉम डाउन टू डस्क। जैसे सुबह से लेके शाम तक जो सनलाइट चेंज होती है, वैसे ही उसकी लाइटिंग मतलब इसी वे में की गई है। इट ट्रूली इज अ मैजेस्टिक साइट दैट फिल्ड मी विद प्राइड फॉर आवर नेशन। कहता बड़ा मतलब शानदार जगह है जहां पर जाकर मतलब मेरे दिल में तो अपने देश के लिए प्राइड ही भर गया। आई वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म, मेरी भी इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रही थी, मतलब ओवरवेल्म होता आउट ऑफ कंट्रोल, बाय द इनटर्मिनेबल फ्लेम, ये जो एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म ना हो, इनटर्मिनेबल जो कभी टर्मिनेट ना हो, एवरलास्टिंग मतलब जो हमेशा चले, तो उस फ्लेम के लिए एज अ मेटाफर फॉर एटर्नल स्टोरीज ऑफ करेज एंड वैल्यूर, जो कि करेज और वैल्यूर की जो ऐसी स्टोरीज हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती, उनके लिए एक मेटाफर है। उसके बाद कहता है आवर टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द चक्रास टू अस। फिर उसके जो 4 चक्र है ना, टीचर ने कहता है उन चारों चक्रों के बारे में भी हमें बताया। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग सो आई एम शेयरिंग इट विद यू। द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक मतलब होता है कॉमन सेंटर, जैसे ये सेंटर है, इसके आसपास ये एक चक्कर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अगर ऐसे होता है ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कॉमन सेंटर वाले। ठीक है, बीच में सिंगल एक जो है वो पिलर बना हुआ है, उसके चारों ओर चक्कर हैं। तो कहते हैं इनके नाम जो है वो है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र। अराउंड अ 15 मीटर टॉल सेंटर ऑब्लिस्क विद द इटर्नल फ्लेम, मतलब एक जो है 15 मीटर लंबा जो है एक पिलर है और उसके अंदर इटर्नल फ्लेम है, द अमर जवान ज्योति। इट ऑल्सो हाउसेज ब्रॉन्ज एंड स्टोन म्यूरल्स एंड ग्राफिक पैनल्स, मतलब वहां पे वॉल्स के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है जो कि ब्रॉन्ज एंड स्टोन से, जिसको मतलब युद्ध की जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं, ग्राफिक पैनल्स बने हुए हैं। इजंट इट अमेजिंग, कहते देखो कितना अमेजिंग है ना। द इनर मोस्ट सर्कल, जो सबसे अंदर वाला सर्कल है, वो क्या है, रिप्रेजेंट्स द अमर चक्र, उसको अमर चक्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी। दिस हैज द ऑब्लिस्क विद एटर्नल फ्लेम, इसी के अंदर जो सबसे अंदर वाला है, इसी के अंदर जो है वो पिलर है जिसके अंदर एटर्नल फ्लेम जलती है।
The Amar Jawan Jyoti flame symbolizes the immortality of the spirit of fallen soldiers with the assurance that the nation will never forget their sacrifice. तो ये जो अमर जवान ज्योति है, ये मतलब उनकी अमरता को शो करती है, जो हमारे सोल्जर्स अब हमारे बीच में नहीं है, और उनको ये एश्योर करती है कि हमारा जो देश है वो कभी भी उनके सेक्रीफाइस को भूलेगा नहीं। द सेकेंड सर्कल इज कॉल्ड वीरता चक्र। दूसरा जो सर्कल है उसका नाम है वीरता चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी। देयर इज अ कवर्ड गैलरी। वहां पर क्या है, एक गैलरी बनी हुई है, दैट एग्जिबिट्स 6 म्यूरल्स क्राफ्टेड इन ब्रॉन्ज डिपिक्टिंग वैलियंट बैटल सेक्शंस ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। मतलब वहां पे दीवार के ऊपर वो म्यूरल्स बने हुए हैं, पेंटिंग्स टाइप, तो जहां जो कि ब्रॉन्ज से बने हैं, और उसके ऊपर जो है जो लड़ाइयां हुई हैं, बैटल्स हुई हैं, उनके एक्शंस दिखाए गए हैं आर्म्ड फोर्सेस में। आगे आपको पिक्चर्स भी उसकी देखने को मिलेंगी। उसके बाद है थर्ड सर्कल, त्याग चक्र, सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। द सर्कुलर कंसेंट्रिक वॉल्स ऑफ ऑनर सिंबलाइज द एंशियंट वॉर फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड चक्रव्यूह। मतलब ये जो इनके जो ऐसे करके ये जो बनाए गए हैं ना, ऐसे करके, तो ये जो है ना, ये मतलब इनको चक्रव्यूह बोलते थे पुराने टाइम में, तो ये उसी को सिंबलाइज करता है। द वॉल्स आर कवर्ड विद ग्रेनाइट टेबलेट्स। ये जो वॉल्स है इनके ऊपर ग्रेनाइट की ईंटें, टेबलेट्स मतलब ईंटें लगी हुई हैं, and individual tablet is solely dedicated to each fallen hero of post independent India। और पोस्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस के बाद के जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, जिन जो मतलब अपनी लाइफ कुर्बान कर गए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं उनपे। देयर नेम्स आर एच्ड इन गोल्डन लेटर्स। ठीक है, गोल्डन लेटर से नाम लिखे हुए हैं। हर एक टेबलेट जो है, ईंट जो है, वो उन्हीं को डेडिकेटेड है। उसके बाद कहता है जो सबसे बाहर का जो चक्र है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का जो है, उसका नाम है रक्षा चक्र, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। इन दिस चक्र, इस चक्र में द रो ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, वो हमें ये एश्योर करते हैं, इज अ रीअश्योरेंस टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। कंट्री के लोगों को ये एश्योर करते हैं अबाउट देयर सेफ्टी अगेंस्ट एनी थ्रेट, कि उनको किसी भी थ्रेट से वो पूरी तरह सेफ है। मतलब बॉर्डर पे जो सैनिक हैं वो उनकी रक्षा के लिए तैनात है। ईच ट्री रिप्रेजेंट्स द सोल्जर्स। हर पेड़ जो है वो सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करता है, हु एंश्योर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो कि हमारे देश की एकता को बनाए रखने में हेल्पफुल है। वी स्पेंड द होल डे, वो कहता है हमने पूरा दिन वहां पर बिताया, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, एट द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड द सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, वहां पे हम घूमे, मतलब सब देखा। मार्क्ड बाय मेजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ। मतलब वहां पे कर्तव्य पथ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड पार्क्स वगैरह बने हुए थे। वी वर इमर्स्ड इन द एम्बियंस दैट वाज अ सोलम एंड अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट अ फ्री नेशन कुड अचीव। मतलब कहता है हम उस माहौल में, एम्बियंस मतलब उस एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा खो गए थे, जो कि बहुत सीरियस था, और एक रिमाइंडर था कि हमारी देश जो है, हमारा देश क्या कुछ अचीव कर सकता है। द ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस। मतलब सभी तरह से एक ऐसा एक्सपीरियंस हमें मिला दैट वाज विजुअली इंस्पायरिंग, मतलब जो कि बहुत इंस्पायरिंग था। आई फेल्ट एज इफ आई हैड डेवलप्ड अ बॉन्ड विद द प्लेस। ऐसा लग रहा था जैसे उस प्लेस के साथ मेरा एक मतलब एक अफेक्शन, एक लिंक बन गया है। आई लर्न अ लॉट, कहता मैंने बहुत कुछ सीखा। But I also have to admit that the various discourses during the day brought tears to my eyes। Discourses मतलब serious discussions on different topics। मतलब कहता है लेकिन मैं ये भी मानता हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, कि जो इतनी डिस्कशंस हुई, टीचर ने हमें जो इतना कुछ बताया, उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। It was sad to think about the massive devastation and loss of life caused by wars। कहता है बड़ा दुख हो रहा था ये सोचकर कि वॉर्स में कितने लोगों की जान जाती है, कितना सारा लॉस होता है। इट मोटिवेटेड मी टू लिव लाइफ वर्दी ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर हीरोज। कहता है मतलब मेरे को मोटिवेशन मिला कि मतलब उनके सेक्रीफाइसेस को, हमारे हीरोज के, हम हमेशा उसकी वैल्यू समझें, कभी भूले ना। आफ्टर आवर विजिट, उसके बाद वापस आने के बाद, द क्लास डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशंस ऑन स्टोरीज ऑफ वेलर ऑफ द ब्रेव हार्ट्स। हमारी क्लास ने डिसाइड किया कि हम इस पे प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, वीर जो सोल्जर्स हैं उनके मतलब प्रेजेंटेशन बनाएंगे उनसे रिलेटेड। वी केम अक्रॉस एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, जिनके बारे में हमने नेशनल वॉर मेमोरियल में पढ़ा था। वी डिवाइडेड अवरसेल्व्स इनटू 5 ग्रुप्स। हमने अपने आप को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वी डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशन डिपेक्टिंग द करेजेस स्टोरीज ऑफ द सोल्जर्स
मतलब हमने डिसाइड किया कि हम जो है कोरेजियस स्टोरीज को एक्सप्लेन करते हुए प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। आवर टीचर हैज आल्सो एडवाइज्ड अस टू शेयर आवर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली। टीचर ने हमें गाइड किया कि हम स्कूल असेंबली में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। I am delighted that all the students of our school will get to know about the National War Memorial and the soldiers it commemorates। कहते हैं मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे सब स्कूल के सभी बच्चों को पता चलेगा इसके बारे में और वो भी उनको मतलब याद करेंगे। अब ये देखो, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये सभी जो ये है ना, इनको टेबलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रिक्स हैं, इनके ऊपर गोल्डन लेटर्स में ये नाम लिखे हुए हैं। रिमेम्बरिंग कारगिल 1999, मेजर पदम पानी आचार्य, इनको भी महावीर चक्र मिला था, ठीक है। ऑपरेशन विजय टू राजस्थान राइफल, ये इनका कोई कंपनी या जैसे उसका नेम है। उसके बाद कहता है आई एम गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन द स्टोरी ऑफ मेजर पदम पानी आचार्य हु फॉट फॉर इंडिया इन द 1919 कारगिल वॉर एंड वाज अवॉर्डेड द महावीर चक्र, ठीक है। तो उसने इसी पे अपनी प्रेजेंटेशन बनाई। कहता है पदम पानी आचार्य के बारे में बताऊंगा जो कि कारगिल वॉर में जिन्होंने फाइट की थी और उनको महावीर चक्र मिला था। अब ये उनका साइटेशन है फिर से, ठीक है। अब ये साइटेशन में फिर से डिटेल बताई गई है। गैजेट नोटिफिकेशन, ऑपरेशन विजय कारगिल, डेट ऑफ अवार्ड 15 अगस्त 1999 1999, मेजर पदम पानी आचार्य और पॉस्ट्यूमस, ये भी मरने के बाद मिला, देख लो। अच्छा, ये मैंने राजस्थान बोला, ये राजपुताना है, टू राजपुताना राइफल्स ऑन 28 जून 1999। अब देखो फिर से एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट ठीक है, कवर तो करना ही है हमें चैप्टर। थोड़ा आप स्किप मत करना। अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप छोड़ सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, बाद में इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सो ऑन 28 जून 1999, मेजर पदम पानी आचार्य एज अ कंपनी कमांडर, मतलब ये जो मेजर पदम पानी आचार्य थे ये उनके कमांडर थे कंपनी के। वॉज असाइंड द फॉर्मिडेबल टास्क ऑफ कैप्चरिंग एन एनिमी पोजीशन, उनको टास्क मिला था एक एनिमी पोजीशन को कैप्चर करना है, विच वॉज हैविली फोर्टिफाइड, जो कि काफी सिक्योर पोजीशन थी। वही फिर से मतलब जहां पे एनिमी काफी सेफ बैठा था। स्ट्रॉन्गली हेल्ड एंड कवर्ड विद माइंस, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, वहां पे उसने अपना अड्डा जमा लिया था और काफी माइंस वगैरह बिछा दी थी। एंड स्वीपिंग मशीन गन्स थी एंड आर्टली फायर, मतलब काफी ज्यादा फायरिंग भी वो कर सकते थे वहां से। तो उस पॉइंट को हमने क्लियर करवाना था, वहां पे हमने अपना कब्जा करना था। सक्सेस ऑफ द बटालियन एंड ब्रिगेड ऑपरेशन हिंज्ड ऑन द अर्ली कैप्चर ऑफ दिस पोजीशन, मतलब आगे जो भी बटालियन की सक्सेस थी और जो ब्रिगेड ऑपरेशन था वो इसी के ऊपर डिपेंड करता था, इसी पोजीशन को कैप्चर करने पे डिपेंड करता था। हाउएवर द कंपनी अटैक ऑलमोस्ट फॉल्टर्ड एट द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही क्या हुआ, जो कंपनी का अटैक था वो वीक हो गया, फॉल्टर्ड मतलब वीक हो गया। व्हेन द एनिमीज आर्टली फायर केम डाउन स्क्वेयरली ऑन द लीडिंग प्लाटून इन्फ्लिक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, जब क्या हुआ सामने से दुश्मन ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और काफी हैवी फायरिंग थी प्लेटून के ऊपर, जो प्लेटून आगे बढ़ रही थी और बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो स्टार्टिंग में ही हम वीक हो गए विद अटर डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, लेकिन मेजर पदम पानी आचार्य ने अपनी सेफ्टी का ध्यान ना रखते हुए क्या किया, टुक द रिजर्व प्लेटून ऑफ हिज कंपनी एंड लेड इट टू रेनिंग आर्टली शेल्स, मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को लिया, जो बची हुई रिजर्व प्लेटून था उसको लिया और उसी बमबारी जो हो रही थी, मतलब जो बॉम्बिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, उसके बीच में से लेकर उनको निकलने लगे। इवन एज हिज मैन वर फॉलिंग टू द मर्डरस एनिमी फायर, हालांकि उनके काफी आदमी जो थे, जवान जो थे वो मारे जा रहे थे। ही कंटिन्यू टू एनकरेज हिज मैन, लेकिन लगातार वो उनको एनकरेज करते रहे। एंड चार्ज एट द एनिमी अप द स्टीप रॉक फेस विद हिज रिजर्व प्लेटून, और वो सीधा जाके एनिमी के अड्डे पे ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़ के पहुंच गए। अनमाइंडफुल ऑफ द हेल ऑफ बुलेट्स फ्रॉम द एनिमीज पोजीशन, मतलब उन्होंने इस चीज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि सामने से कैसे फायरिंग होएगी, कितनी ज्यादा भारी मात्रा में बुलेट्स चलेंगी। मेजर पदम पानी आचार्य क्राउल्ड अप टू द एनिमी पोजीशन, वो रेंगते हुए वहां पर पहुंचे एंड लॉब्ड ग्रेनेड्स, वहां पे जाके बॉम्ब फेंके। इन दिस डेयरिंग असॉल्ट, इसी अटैक में मेजर आचार्य वॉज सिवियरली इंजर्ड, काफी घायल हो गए थे वो। डिस्पाइट बीइंग सीरियसली इंजर्ड, मतलब घायल होने के बावजूद, एंड अनेबल टू मूव, वो बिल्कुल मूव भी नहीं कर पा रहे थे। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू लीव हिम, उन्होंने ऑर्डर किया अपने आदमियों को कि मुझे यहीं छोड़ दो एंड आगे बढ़ो। चार्ज एट द एनिमी वाइल ही कंटिन्यू टू फायर एट द एनिमी, उन्होंने उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, एनकरेज किया और खुद वहीं से फायरिंग करते रहे। द एनिमी पोजीशन वाज फाइनली ओवररन, फाइनली जीत गए एंड द ऑब्जेक्टिव वाज कैप्चर्ड,
और जो जहां पे हमें कब्जा करना था वहां पे हमने कैप्चर कर लिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मिशन, मिशन पूरा होने के बाद द ऑफिसर हाउ एवर कम टू हिज इंजरीज फिर से आ गया, मतलब फिर से वो अपनी इंजरीज से रिकवर नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। मेजर पदम पानी आचार्य डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज, लीडरशिप एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस इन द फेस ऑफ द एनिमी। तो उन्होंने भी काफी करेज, लीडरशिप, ये सब क्वालिटीज जो है वो दिखाई, इसीलिए उनको महावीर चक्र अवार्ड मिला। बिफोर ही वेंट इन टू बैटल ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। लड़ाई में जाने से पहले उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा था, दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड और स्केयर्ड अबाउट लूजिंग हिज लाइफ वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड। उन्होंने बोला था कि मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, अपनी मदरलैंड की रक्षा करते हुए। कोटिंग श्रीमद भगवत गीता ही वेंट ऑन टू से, मतलब ये उन्होंने एक भगवत गीता का श्लोक बोला था। तो उन्होंने क्या कहा, इससे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखा दूं, एक कहाँ गई, ये रही, ये आप देख सकते हो, ये नेशनल वॉर मेमोरियल का डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें नीचे देखो ये भी लिखा हुआ, ईदर स्लेन दो शैल गो टू हेवन और विक्टीरियस दो शैल एंजॉय द अर्थ, कि या तो तुम मारे जाओगे और सीधा स्वर्ग में जाओगे, या फिर तुम जीत जाओगे तो धरती पे अपना किंगडम एंजॉय करोगे। ठीक है, ये आपको 4 चक्रों के बारे में बताया गया, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ सकते हो, सेम वही चीज है जो अभी हमने चैप्टर में पढ़ी। उसके बाद देखो ये मैंने आपको कोट क्यों बताई, क्योंकि इन्होंने अपने फादर को लेटर में यही लिखा था। उन्होंने ये लिखा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः जीतवा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहता है इफ यू फाइट यू विल ईदर बी स्लेन ऑन टू द बैटलफील्ड एंड गो टू द सेलेस्टियल अबॉर्ड। कहता है अगर तुम, या तो दो ही चीजें हो सकती हैं युद्ध में, अगर तुम लड़ोगे दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम मारे जाओगे, ठीक है, युद्ध के मैदान में, और सीधा सेलेस्टियल अबॉर्ड मतलब यूनिवर्स में, हेवन में, स्वर्ग में चले जाओगे, और यू विल गेन विक्ट्री, और या फिर क्या होगा, तुम जीत जाओगे, एंड इंजॉय द किंगडम ऑन द अर्थ। ठीक है, और फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम अर्थ पे अपनी विक्ट्री इंजॉय करोगे। सो देयरफॉर अराइज ओ सन ऑफ कुंती बी डिटरमाइंड टू फाइट। तो ये अर्जुन को बोला था श्री कृष्ण भगवान जी ने कि हे कुंती के पुत्र, तुम उठो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, मतलब फाइट करने के लिए निश्चय कर लो। क्योंकि जब अर्जुन थोड़ा डर रहे थे ना कि क्या करूं, तो कृष्ण भगवान ने उनको कहा था कि अगर तुम फाइट करोगे तो दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो तुम जीत जाओगे, जीत गए तो तुम एंजॉय करोगे, अगर ना भी जीते तो मारे जाओगे, मारे जाओगे तो सीधा स्वर्ग में जाओगे, लेकिन कायरों की तरह पीछे मत बैठे रहो। ठीक है, तो ये था। तो उसके बाद कहते हैं हेयर इज द वेबसाइट लिंक, यहाँ उन्होंने एक वेबसाइट लिंक दिया है, इसको आप भी क्लिक करके जो है या टाइप करके आप विजिट कर सकते हो। माई गवर्नमेंट की साइट है ये, फॉर द नेशनल वॉर मेमोरियल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू लर्न मोर अबाउट इट। कहते हैं अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो। उसके बाद कहते हैं वी रीच्ड बेंगलुरु यस्टरडे, कल हम वापस आ गए हैं। आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर, सच में भाई बहुत लंबा लेटर था। कहते हैं मैंने एक लंबा सा लेटर लिखा है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करने में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। गिव माई रिगार्ड टू योर मॉम एंड डैड, आई मिस योर मॉम्स छोले भटूरे, you know I am a foodie, say hello to Amit, your friend सौम्या। अरे भाई सौम्या ने बहुत कुछ लिख दिया है ना, लेकिन देखो कितना इंटरेस्टिंग भी था। तो अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कवर करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।